हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधना अर्जुन। और आज हम डिस्कस करेंगे एक और अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदू लॉ का, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके किसी भी एक सोर्स पे अगर हम बात करना चाहें तो सालों तक बात की जा सकती है केवल एक ही सोर्स पे। कहने का मतलब यह है कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए जरूरी है, किसी भी जुडिशियल एग्जाम के लिए, या आप सिविल की तैयारी करें, लॉ में उससे कोई रिलेटेड चीज हो, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूजीसी के लिए, जितना सफिशिएंट है हम उतना ही डिस्कस करेंगे आज। कॉन्सेप्ट या टॉपिक शुरू करने से पहले आप 5 मिनट पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि ये है क्या, बहुत इजी वे में। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको हर चीज खुद ही आती है। देखिए, टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या चीज है, या सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। देखिए, सोर्सेज ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, वो ग्राउंड्स क्या है जिन पे ये लॉ क्रिएट किया गया है या डेवलप हुआ है। या अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो कोर्ट किस चीज को बेस बना के जो है वो इंटरप्रेट करे, उसको अपना डिसीजन अगर दे तो किस चीज को इंटरप्रेट करके दे। तो ये सब चीजें सोर्स ऑफ लॉ ही कहलाती है। नाउ, sources of Hindu law may be divided into two parts: ancient sources of Hindu law and modern sources of Hindu law. Ancient sources of Hindu law may be further divided into four parts: Shruti, Smriti, custom, commentary, and digest. Likewise, modern sources of Hindu law may be divided into three parts: principles of equity, justice, and good conscience; precedent, that is judicial decisions, and legislations. इतना है केवल कि जो सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के, उसको हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। मतलब सोर्सेज जो हिंदू लॉ के हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज 4 हैं: श्रुति, स्मृति, कस्टम, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। ऐसे ही मॉडर्न सोर्सेज 3 हैं: प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। हम एक एक करके पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें श्रुति की, एंशिएंट सोर्स लेते हैं, उसमें पहला है श्रुति। श्रुति जो है, इसका वर्ड श्रु है, उसका मतलब होता है टू हियर। ये कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनि ने एक इतनी ज्यादा तपस्या की कि उसके बाद वो गॉड के इतने करीब पहुंचे कि गॉड ने डायरेक्ट कुछ चीजें उनको बताई, उन्होंने उसको सुना। तो जो सुना उसी को सुन के आगे जनरेशन टू जनरेशन वो कन्वे करते गए। तो श्रुति में आते हैं 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैसे तो 6 वेदांग, 18 उपनिषद भी हैं, और अगर इस पे आप डिस्कस करने चलेंगे तो खाली ऋग्वेद ही एक बहुत बड़ी चीजें पढ़ने में अपने आप में। तो यहाँ पे इतना बताना सफिशिएंट है कि श्रुति का मतलब क्या हुआ, कि सीधे गॉड से कुछ चीजें सुनी गई, उसको जनरेशन टू जनरेशन जो है आगे कन्वे की गई। दूसरा आता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है व्हाट वाज रिमेम्बर्ड। अब क्या हुआ, श्रुति जो है वो जनरेशन टू जनरेशन तो कन्वे की गई, बाद में किसी ने क्या किया कि उसको अपना नाम देके बताया कि ये चीजें जो सुनी गई थी अब हमें ये सब इनमें से याद है, और ये एक स्मृति है। तो आगे चल के आप देखोगे कि स्मृति कई है इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट स्मृति की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मनु स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसे तो कई स्मृति हैं। अब श्रुति और स्मृति का डिफरेंस एक है, वो ध्यान रखिएगा। देखिए, श्रुति जो है वो भी जनरेशन टू जनरेशन कन्वे की गई, और जो स्मृति है ये भी जनरेशन टू जनरेशन कन्वे की गई। मेन डिफरेंस ये है कि श्रुति का कोई ऑथर नहीं है, लेकिन जो स्मृति है इनका ऑथर होगा। जैसे नारद स्मृति नारद हो गए, मनु स्मृति मनु हो गए, यज्ञवल्क्य स्मृति यज्ञवल्क्य हो गए, गौतम स्मृति गौतम हो गए। तो ऐसे करके हर स्मृति का कोई ना कोई ऑथर होगा। लेकिन आपको ऋग्वेद का ऑथर कौन है,
सामवेद का ऑथर कौन है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये श्रुति है, ये स्मृति है। एक तो ये चीज हो गई। स्मृति को समझना है तो आप ये समझ लीजिए, स्मृति जब बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो स्टार्टिंग के फेज में जो स्मृतियां थी वो धर्म सूत्र कहलाए, और बाद में जो बनी है वो धर्म शास्त्र कहलाए। है स्मृतियां ही, मतलब जो धर्म सूत्र थे ये प्रोज में थे, और धर्म शास्त्र जो थे ये पोइट्री में थे। ये भी खूब पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। अगर हम स्मृति को कैटेगराइज करें तो 3 तरीके इसके हो सकते हैं। कौन कौन से? आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार मीन्स मॉरलिटी, व्यवहार मीन्स सम रूल्स, प्रायश्चित अगर आपने कोई गलत किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसका जो भी पनिशमेंट है वो आप अगर मिल जाएगा आपको तो ये कहा जाएगा कि आपका प्रायश्चित हो गया। ये तो स्मृति की बात हो गई। एक इसमें हमें देखना है कस्टम। कस्टम क्या होता है? कोई चीज अगर बहुत दिनों से लगातार चली आ रही है, उसका किसी ने अपोज भी नहीं किया गया है, अगेंस्ट द लॉ नहीं है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं है, बहुत पुरानी है, ठीक है, अगेंस्ट द मॉरलिटी नहीं है, तो वो एक कस्टम बन जाती है, एक प्रथा बन जाती है, उसको जो है फिर कंटिन्यू करना पड़ता है, वो भी एक लॉ का सोर्स बन जाती है। और कस्टम को किसी न किसी केस में क्या होता है, एक लॉ का रूप दे दिया जाता है, कोर्ट उसको अगर एडमिट कर लेता है कि हाँ ये कस्टम है, तो आगे के लिए वो और स्ट्रांग हो जाती है। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट फोर्थ इसका सोर्स है। अब कमेंट्री एंड डाइजेस्ट क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी? देखिए, श्रुति हमारे पास है, स्मृति हमारे पास है। अब जैसे हमने बताया, स्मृति में जो इंपॉर्टेंट स्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति, इज़नाबल की स्मृति और नारद स्मृति है। क्या कि इन दो सब स्मृतियों में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मनुस्मृति ये कहता है कि जो शूद्रास हैं या वुमेन है, इनको किसी तरीके का कोई राइट नहीं मिलना चाहिए। इज़नाबल की स्मृति कहता है कि नहीं, इनको राइट मिलने चाहिए। नारद स्मृति और ज्यादा राइट्स की बात करता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम मनुस्मृति माने या नारद स्मृति माने या हम इज़नाबल की स्मृति माने, और सब सेम फुटिंग पे है, यानी सब इंपॉर्टेंट है, तो कंट्रोवर्सी अराइज होगी होगी। तो आगे चल के लोगों ने क्या किया, इन पे कमेंट्री स्टार्ट की। मतलब श्रुति स्मृति इन सब की जो कंट्रोवर्सी थी, जो चीजें थी, उनको सेटल करने की कोशिश की, कमेंट्री उन्होंने की। जैसे आप देखते हैं कई टॉपिक पे कमेंट्री होती है, कमेंट्री बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है, कमेंट्री बुक होती है। कमेंट्री का है मतलब उस चीज के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक, अब कमेंट्री की अगर आप बात करोगे तो 2 मेन कमेंट्री हमें देखनी होती है, मिताक्षरा और दायभाग, उसको हम आगे देखेंगे। तो एंशिएंट सोर्सेस की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो क्या क्या? श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम। सीरियल इसका ऊपर नीचे हो सकता है, आप ये भी कर सकते हो कि कमेंट्री एंड डाइजेस्ट को 3rd नंबर पे लिए जाओ, कस्टम को 4th नंबर पे लिए जाओ, तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अब देखिए मॉडर्न सोर्स की अगर हम बात कर लें तो पहला तो है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का मतलब ये है कि इक्विटी क्या कहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होनी चाहिए, आपकी गुड कंसाइंस क्या कहता है। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, गुड कंसाइंस जो प्रूडेंट पर्सन की है उसके लिए बात हुई है। प्रेसिडेंट आपको पता है, जुडिशियल डिसीजन जो है ये भी लॉ होते हैं। अंडर आर्टिकल 141 जो है वो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट है वो लोअर कोर्ट्स के लिए क्या होंगे, लॉ ऑफ द लैंड होंगे, उन्हें फॉलो करना होगा। इसके बाद लेजिस्लेशन आता है थर्ड, ये बहुत इजी है। लेजिस्लेशन आपको पता है कि लेजिस्लेचर बनाता है, कोई भी बिल जो है वो आ सकता है, बिल को जो प्रेसिडेंट अपने असेंट दे देगा वो एक्ट बन जाएगा, तो ऐसे करके कर सकते हैं। लेजिस्लेशन से जो लॉ बनाया जाता है, या आप ये कह सकते हो कि लेजिस्लेशन सबसे अच्छा या बेस्ट सोर्स माना जाता है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो डाउट्स हैं उसकी संभावना कम होती है, क्योंकि आपके सामने होता है बिल्कुल, इसको एक्सेस करना बहुत आसान होता है। तो लॉ बना दिया गया है। आपने देखा है कि हिंदू लॉ को भी जो कोडिफाइड किया गया तो कई लॉ बना के ये सब कर दिया गया है। यही इतना ही कॉन्सेप्ट है, केवल इतना ही पढ़ना है। अब अभी जो हमने डिस्कस किया है इसको देखिए, क्योंकि केवल इससे भी काम नहीं चलेगा ना, आपको आंसर लिखने के लिए भी कई चीजें चाहिए होती है। मेंस में आ जाता है तब भी आपको कैसे लिखना है, वरना प्री में जितना भी क्वेश्चन है वो हर तरीके से इसमें कवर हो गया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात कर लें इंट्रोडक्शन की अपने टॉपिक के, source of law means the roots of the law, cause of the law, the things from which the laws have been taken.
Source of law is the basis which enables the court to interpret law. Source of law is a method by which the rules have been discovered or created. It is believed that Hindu law is a divine law. It was revealed to the people by God through Vedas. Various sages have elaborated and refined the abstract concepts of life explained in the Vedas. Sources of Hindu law: ancient source, Shruti, Smriti, custom, digest, and commentaries. Modern source: principles of equity, justice, and good conscience, precedent, legislations. Shruti: the word is derived from the root shru, which means to hear. It is the primary and paramount source of Hindu law and is believed to be the language of the divine revelation through the sages. Four types of Vedas: Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved. Smritis. Next to the Vedas, the Smritis are the most important source of Hindu law. The word Smritis literally means what has been remembered. Shruti represents direct words of God as heard by the sages or rishis, while Smritis represent what was remembered from the word of God heard by sages. The rules laid down in Smritis can be divided into three categories: Achar, Vyavhar, and Prashchit. Achar means morality. Vyavhar signifies procedural and substantive rules which the king or the state applied for settling disputes in the adjudication of justice. Prashchit signifying the penal provision for a wrong. Smritis are considered as text which has been remembered and then interpreted by the rishis throughout the generation. There is a further classification of the term Smritis, which are as follows: Dharma Sutra in prose, Dharma Shastra in poetry. There are many Smritis, but the well-known Smritis are Manu Smriti, oldest Smriti, written by Manu, provide that Brahmins had an eminent position in society and there were no right for women or Shudras. Second one is Yajnavalkya Smriti, more systematically arranged, more liberal than Manu Smriti. It recognized some rights for women in regard to hold the property and also gave a better status to Shudras. Third one is Narad Smriti, recognized widows' remarriage, a woman holding property, king made law given higher standing. इस पॉइंट्स को जरा देखिए. नारद स्मृति ने क्या किया, उसने रिकॉग्निजेशन दिया या रिकॉग्नाइज्ड किया उसने विडोज रीमैरिज को. अब नारद स्मृति कितना पहले बना? हिंदू मैथोलॉजी का टोटल कॉन्सेप्ट है 7 जन्म का बंधन. एक तो वो कहते हैं कि जोड़े हमारे यहाँ ऊपर से बन के आते हैं और ये 7 जन्मों का बंधन होता है. ठीक. और अगर विडो रीमैरिज कर रही है, इसका मतलब इस हिंदू मैथोलॉजी के जस्ट अगेंस्ट आप खड़े हो, क्योंकि आप दूसरे शादी कर रहे हैं, इसका मतलब 7 जन्मों का बंधन आप मान ही नहीं रहे. अब सोचिए नारद स्मृति ने उस समय ये बात कहने की हिम्मत की. एक चीज, वुमेन प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, ये कहा इन्होंने. किंग मेड लॉ गिवन हायर स्टैंडिंग, इन्होंने ये भी कहा कि ये ठीक है, ये सब पुरानी चीजें चली आ रहे हैं, लेकिन स्टेट या किंग अगर कोई लॉ बनाता है तो उसका ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, अब वो ज्यादा प्रिवेल करना चाहिए. और देखिए कितना इंपॉर्टेंट नारद स्मृति में चीजें आई. दिस स्मृति आल्सो लेड डाउन रूल्स रिगार्डिंग प्लीडिंग्स, एविडेंस ऑफ विटनेसेस. अब देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना. नारद स्मृति में पहले प्लीडिंग्स क्या है, एविडेंस ऑफ विटनेसेस कैसे हैं, इन सब चीजों को मेंशन कर दिया. कस्टम, custom is the oldest form of law making. Custom is a bona fide practice being observed by people in general from generation to generations and the starting point of which is unknown. आपको ये नहीं पता होना चाहिए कब से चली आ रही है, मतलब बहुत पुरानी होनी चाहिए. A custom to be valid it must be ancient, पुरानी हो, continuous, कभी ब्रेक ना हो, बीच में लगातार चली आ रही हो, reasonable होनी चाहिए, morals उसमें होने चाहिए, and should not be contrary to the statutory law in force, किसी भी statutory law के against नहीं होनी चाहिए. There are different customs such as local custom, family custom, caste और community custom, general custom, ये सब चीजें हैं. Now digest and commentaries. Commentaries is also known as टीका और भाष्य. Digest is known as निबंध. Commentaries and digest covered a period of more than 1000 years from 7th
सेंचुरी टू 1800 AD। अब हमने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव कम्युनिटीज हमें देखनी है, एक मिताक्षरा एक दायभाग। मिताक्षरा की अगर बात करें, द लिटरल मीनिंग ऑफ मिताक्षरा इज अ ब्रीफ कंपेंडियम। कंपेंडियम मीन्स होता है कलेक्ट करना। मिताक्षरा इज अ कमेंट्री बाय विज्ञानेश्वर ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति which was written in later half of 11th century। अब देखिए मिताक्षरा दो तीन क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो मिताक्षरा जो कमेंट्री है ये किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किस स्मृति पे ये है? यज्ञवल्क्य की स्मृति पे। नेक्स्ट दायभाग, ये किसने लिखी है? जिमूतवाहन ने। और ये किस स्मृति पे है? तो ये कहा गया है कि इट इज नॉट अ कमेंट्री ऑन अ स्पेसिफिक स्मृति और श्रुति बट इट इज अ डाइजेस्ट ऑफ ऑल द कोर्स। जो दाय भाग है ये सभी कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जबकि मिताक्षरा केवल यज्ञवल्क्य पे है। मॉडर्न सोर्स में आ जाइए, बहुत इजी है। जुडिशियल डिसीजंस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, लेजिस्लेशन। जुडिशियल डिसीजंस और जस्टिस पे बहुत ज्यादा बात करनी नहीं। लेजिस्लेशन आप देख लीजिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड डिफरेंट डाइवर्स प्रैक्टिसेस एंड दैट क्रिएटेड कंफ्यूजन व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट अरोज, so there was a need for a codified law. Legislation was the easiest way of making the law uniform. Legislations are concrete, easily accessible, ascertainable and have authority. ये certain होते हैं, access easily हो सकते हैं, concrete होते हैं और इसमें एक authority होता है। अब देखिए कई लेजिस्लेशन बने हैं, नाम हम बता देंगे, सफिशिएंट है। द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। इसके बाद रिसेंटली आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उम्मीद यही है कि ये कोशिश तुमने की है आपको इजी से इजी वे में बताने की। और देखिए इतना जितना हमने बता दिया है ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। चाहे आप कोई प्री का एग्जाम दीजिए, चाहे मेंस दीजिए, चाहे अपना लॉ का एग्जाम दीजिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इतना बहुत है आपके पास मटेरियल, शॉर्ट आता है तो जिस टॉपिक पे आएगा वो टॉपिक आपके पास सफिशियंट है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको आप शेयर करो, जिससे कि दूसरों को भी समझने का मौका मिल सके। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डेली कुछ लेक्चर बनने वाले हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स।